नमस्कार। आज हम पादपों में जल संबंध से संबंधित कुछ फिजिको-केमिकल फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ वाटर और शेप मूवमेंट इन प्लांट्स अर्थात पादपों में जल तथा रस के या रसारोहण के लिए प्रयुक्त कुछ आधारभूत भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सभी पदार्थ अपनी गतिज ऊर्जा के कारण सतत गतिशील रहते हैं तथा उनकी ये नीति होती है कि वो अपनी अधिकतम सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गतिशील हो, यह उनका स्वभाव होता है। तो इन्हीं के आधार पर पादपों में फिजिको-केमिकल फंडामेंटल प्रोसेसेस है अर्थात आधारभूत भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, वो चार प्रकार की होती है। पहला डिफ्यूजन, जिसे विसरण भी कहते हैं, अर्थात पदार्थों के अणुओं और आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साम्यावस्था तक गतिशील रहने की प्रक्रिया विसरण कहलाती। विसरण की दर कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे माध्यम की सांद्रता है, पदार्थों का घनत्व है, ये अपने पदार्थों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आयनों की सांद्रता है, जहां आयनों की सांद्रता अधिक है वहां से कम आयनों की सांद्रता की ओर गतिशील होती है। पादपों में गैसों के आदान प्रदान में विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और रसारोहण में भी विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अपन जानते हैं कि पदार्थ जैसे गैस, द्रव्य और ठोस, इनके अणुओं का और आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही विसरण कहलाता है, और ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि अगर पानी के अंदर अपन शक्कर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो चीनी के जो अणु हैं, शक्कर के अणु हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गतिशील होते हैं, जबकि जल के जो अणु हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ तनु सॉल्यूशन से होते हैं, अर्थात जहां जल की सांद्रता अधिक होती है जल के अणुओं की, वहां से वो जहां जल की अणुओं की सांद्रता कम होती है उस तरफ गतिशील होते हैं। अर्थात दोनों पदार्थों के अणुओं का एक दूसरे पे विसरण निर्भर नहीं करता, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से ये गतिशील होते हैं, तो ये विसरण कहलाता है। दूसरा है कि अगर विसरण की प्रक्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो, अर्थात जो विसरण में जल है या विलायक है, तो विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा साम्य अवस्था तक होने वाला गमन है, वो ओस्मोसिस या परासरण कहलाता है। परासरण दो तरह का होता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। यहां मैंने सॉल्वेंट शब्द का उपयोग किया, तो सॉल्वेंट जब अपन सॉल्यूशन होता है, ये एक तो सॉल्वेंट यानी विलायक और विलेय, दोनों का जो होमोजीनियस विलयन है वो सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिश्रण है वो सॉल्यूशन कहलाता है। इसे अपन समांगी मिश्रण भी कहते हैं हिंदी में। तो सॉल्वेंट यानी विलायक और विलेय का समांगी मिश्रण है वो सॉल्यूशन कहलाता है। कोशिका रस के सापेक्ष, क्योंकि अपन बात यहां पे ऑस्मोसिस की कर रहे हैं, तो कोशिका रस के सापेक्ष जो सॉल्यूशन है तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक,
दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। क्योंकि अपन यहां पे जो चर्चा है वो पादपों में यानी सजीव कोशिकाओं से संबंध में करते हैं, तो कोशिका रस के सापेक्ष जो विलयन है और कोशिका रस है उनका अगर पराचरण एक जैसा है तो इस तरह के विलयन को अपन, सांद्रता समान है तो इस तरह के विलयन को अपन आइसोटोनिक कहेंगे। और कोशिका रस के सापेक्ष जो बाहर का विलयन है वो तनु है यानी उसकी सांद्रता कम है, तो इस तरह का विलयन है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। और अगर कोशिका रस के सापेक्ष जो बाहरी विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है तो वो हाइपरटोनिक यानी अति पराशरी, अल्प पराशरी और समपराशरी। आइसोटोनिक को समपराशरी कहते हैं, हाइपोटोनिक को अल्प पराशरी कहते हैं तथा हाइपरटोनिक को अति पराशरी कहते हैं। तो यहां पे मैंने बताया कि ऑस्मोसिस है दो तरह की होती है, एक एंडोस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, यानी बाहर से कोशिका के अंदर जल का और विलाय का प्रवेश करना होता है, तो इस तरह की प्रक्रिया है वो एंडोस्मोसिस कहलाती है। और ये अंत्यपराचरण भी कहते हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन खीर बनाते हैं और खीर में रेजिन यानी किशमिश डालते हैं तो वो किशमिश है वो फूल के गोल हो जाती है, डालते हैं तो श्रिंक होती है, लेकिन जब कुछ समय पश्चात वो गोल हो जाती है तो उनमें एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये संभव है। अगर जल के विलयन में अगर अपन रेजिन्स यानी किशमिश को रखते हैं तो कुछ समय के पश्चात फूल की मोटी हो जाती है, ये अंत्यपराशरण का उदाहरण है। दूसरा है एक्जोस्मोसिस या बहिर्पराशरण यानी कोशिका रस में से विलय का बाहर आना। ये कब आएगा? जब कोशिका रस के सापेक्ष जो बाहरी विलयन है उसमें विलय की सांद्रता कम होगी। तो ऑस्मोसिस की परिभाषा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक होगी? तब तक साम्य अवस्था न बन जाए, यानी अंदर के विलयन में और बाहर के विलयन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, अणु है या आयन है, उनका समान रूप से वितरण हो, तो ये एक्जोस्मोसिस कहलाती है। जब अपन अंगूर को उच्च पराशरी विलयन में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, यह प्रक्रिया एक्जोस्मोसिस के कारण होती है, इसलिए ये एक्जोस्मोसिस कहलाती है। इसी से जुड़ा हुआ आगे की जो एक जैविक प्रक्रिया है जो फिजिको केमिकल फंडामेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आती है, वो कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस, और जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन जब किसी कोशिका को उच्च पराशरी विलयन में रखते हैं तो जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है उसका मूवमेंट कोशिका से बाहर की तरफ होता है और कोशिका रस सिकुड़ के एक कोने में संकुचित होकर कोने तक सीमित रह जाता है। यह प्रक्रिया है प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। जब इन कोशिकाओं को पुनः अल्प पराशरी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पुनः ये कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य कुंचित है वो विकुंचित होकर कोशिका दीवार तक पहुंच जाता है, कोशिका भित्ति तक पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। इनका भी पादप प्रक्रियाओं में अपना अपना महत्व है, इसलिए इनको जानना अपने लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जब अपन जो प्रैक्टिकल के अंदर प्लांट का काम में प्लांट का उपयोग करते हैं, वो रोइयो डिस्कलर एक प्लांट है, उसकी पत्ती के नीचे की एपिडर्मिस की जो क्यूटिकुलर सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स है, उनको देखते हैं तो उनमें अपने को पहले तो वो पर्पल कलर की कोशिकाएं दिखाई देती है, लेकिन उस एपिडर्मिल झिल्ली को अपन जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अति पराशरी विलयन में रखते हैं, तो उनका जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है, बैंगनी रंग
के जीव द्रव्य होने के कारण वो प्रक्रिया अपन आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसलिए रेडियो डिस्कलर की पत्ती का उपयोग इस प्रक्रिया को देखने में किया जाता है। और तीसरा है इम्बाइबेशन, अंतः चूषण। यह प्रक्रिया आपने देखा होगा कि जिलेटिन है, अगर अगर है, और बरसात के दिनों में जो दरवाजे हैं वो मोटे हो जाते हैं फूल के, और वो प्रक्रिया क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन वुड अगर अगर और जिलेटिनस सब्सटेंसेस इज नॉन एज इम्बाइबेशन और अंतःचूषण। इनका भी जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग है। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको संक्षेप में डिफ्यूजन क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, और इम्बाइबेशन क्या होता है, इनके बारे में बताया। यह सभी प्रक्रियाएं पौधे की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में अपना महत्व दर्शाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इनका अध्ययन वाटर रिलेशन के तहत किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इन प्रक्रियाओं की परिभाषा आपको आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आप अपने इनको छोटे छोटे नोट्स में लिखना, और अगर समझ में नहीं आए तो जो आपकी कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वापस पूछ सकते हैं। हम वहां पे आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं, हम आपको उनका उत्तर देंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब हम ये प्रयास कर रहे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने का, तो आप भी ऑनलाइन पढ़ने का भी प्रयास कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा पढ़ा सकें। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।